हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका साइंस टेक्नो यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन यानी रेडॉक्स है। उनमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का से अभिप्राय है, देखो यहाँ पर नाम है संयोजन। संयोजन जिसका सामान्य अर्थ होता है संयोग। सहयोग सहयोग यानी जुड़ना। सहयोग यानी जुड़ना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ है जो भाग लेते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं यानी भाग लेते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। तथा अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन के बाद में उत्पाद प्राप्त होता है। तो संयोजन अभिक्रिया यानी जब दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर हम एक पदार्थ लेते हैं ए, दूसरा लेते हैं बी। ये दोनों जुड़कर एक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक पदार्थ यानी इन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। यानी कि जब दो अभिकारक यानी दो पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। हम लेते हैं पहले एक बीकर। से पहले लेते हैं हम एक बीकर। ये हमने लिया एक बीकर। हम लेते हैं एक बीकर और इस बीकर में लेते हैं पानी, यानी इसको हम पानी से भर देते हैं। ये मान लेते हैं, यहां तक हमने इसे पानी से भर दिया। ये इसके अंदर है पानी यानी जल। बीकर है, बीकर में हम डालते हैं पानी। अब क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा पदार्थ लेते हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम यानी इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड को इस पानी के अंदर हम डालते हैं, देखो ये इसके टुकड़े हैं, हमने इसको इसके अंदर डाल दिया। ये है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े जल के अंदर डालते हैं, तो यहाँ से बुलबुले बनते हैं। यहाँ से बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कुछ समय बाद में कि जो हमारा बीकर है, ये बीकर गर्म हो जाता है। बीकर गर्म हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं, ये जल के साथ रिएक्शन करता है यानी अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया के बाद में जो हमें पदार्थ मिलता है यानी नया उत्पाद मिलता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कल हमने पढ़ा था जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके संपन्न होने की जो यानी जो घटित होने की जो आवश्यक कंडीशन है वो उसमें यह था कि तापमान में परिवर्तन हो जाता है। यानी ये बीकर था, पहले इसका ताप टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे ही हम इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तो इसका ताप बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया कौन सी होती है? CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O। तो यहाँ पर जो हमें एकल उत्पाद मिलता है वो मिलता है CaOH वोल्टाइल, और इसके साथ साथ हमें यहाँ उष्मा भी प्राप्त होती है। यानी देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी ये दो अभिकारक यानी दो पदार्थ है मिलकर, यानी जब दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ से संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा निकल के आती है कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को वापस देखते हैं, Ca प्लस H2O, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसे कहते हैं हम बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं है, ऑक्साइड यानी के ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी बिना बुझा हुआ चूना है। जब इसको हम जल के अंदर मिला देते हैं तब हमें CaOH वोल्टाइल यानी बुझा हुआ चूना, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ हमें उष्मा भी यहाँ पर प्राप्त होती है। इसी उष्मा के कारण ये जो बीकर है ये गर्म हो जाता है। अब यहाँ ये तो है एक उदाहरण, एक अभिक्रिया, ऐसे ही बहुत सारी अन्य अभिक्रिया जो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये इसका सामान्य रूप है, यानी सब A प्लस B, यानी दो अलग अलग यहाँ पर पदार्थ है, दोनों पदार्थ मिलकर दोनों ने एक दूसरे से क्रिया की और AB यानी हमें सिर्फ एकल उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो इसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद या एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके उदाहरण, पहला उदाहरण है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये यहाँ पर आ गया CaOH वोल्टाइल प्लस उष्मा। दूसरा, जब हम कोयले का दहन करते हैं तब क्या होता है? देखो, कोयला यानी कार्बन C प्लस O2, किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का हम दहन करते हैं, ऐसे करते हैं कोयले का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन है, किसी भी पदार्थ का दहन होता है तो वहां आवश्यक होती है एक गैस, और उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। वस्तुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। तो कार्बन यानी सॉरी कोयले का दहन C प्लस O2, यहाँ मिला हमें CO2, यहाँ मिला CO2, और ये है इसकी, अगर इनकी अवस्था लिखना चाहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ये ठोस अवस्था में, इसीलिए इसकी अवस्था यानी भौतिक अवस्था का प्रतीक S, ये लिक्विड है तो इसके लिए हमने यूज किया स्मॉल l, और ये जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं, ये जलीय विलयन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड AQ, इसे दर्शाते हैं हमें AQ से। कार्बन ये है ठोस अवस्था है, कोयले का दहन हो रहा है, किसका दहन हो रहा है? कोयले का, तो ये है इसकी भौतिक अवस्था लिखेंगे ऐसे प्लस O2, ये है गैस, तो इसका भौतिक अवस्था आ गई G
और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये भी है, यह भी एक गैस है। अगला उदाहरण लेते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किया जाता है, जब मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। इधर देखिए, मैग्नीशियम रिबन को चाहे मैग्नीशियम फीता को, ये मिलकर बने हैं मैग्नीशियम से बनाने में। कौन सी धातु से मिलकर बना है मैग्नीशियम रिबन? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम फीता, रिबन फीता, मैग्नीशियम। तो हम प्रतीक लिखेंगे यहाँ पर Mg प्लस, दहन कर रहे हैं, वायु में जला रहे हैं या इसका दहन कर रहे हैं, तो आपसे गैस है O2, अभिक्रिया होगी Mg प्लस O2, यहाँ मिलेगा हमें MgO। अब हम लिखते हैं इनकी भौतिक अवस्था। तो ये है मैग्नीशियम, ये ठोस अवस्था में, इसके लिए इसकी भौतिक अवस्था का प्रतीक लिख दिया हमने ऐसे। O2 गैस है तो इसका प्रतीक लिख दिया हमने, यानी भौतिक अवस्था लिख दी जी। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये एक सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, तो इसकी अवस्था के लिए हमने चिन्ह यूज कर लिया ऐसे। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होना चाहिए। समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो असंतुलित नहीं होना चाहिए। असंतुलित का मतलब है कि अभिकारक में जितने पदार्थ के परमाणु यूज हुए हैं उतने परमाणु उत्पाद में नहीं मिले तो इसे कहते हैं असंतुलित। देगी Mg मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पे इधर भी 1 है, इधर है O यहाँ कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिए यहाँ पर? 2। और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, यहाँ नीचे, मतलब 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम पूर्णांक संख्याओं से पूर्ण संख्याओं से हम इन्हें गुणा करेंगे, यानी 2 से मैंने कर दिया 2 गुणा। 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। अब इसे संतुलित करना है, इधर 2, इधर हमें 2 बनाना है, तो 2 से करेंगे गुणा। ऑक्सीजन को हमने संतुलित करने के लिए 2 से गुणा किया, लेकिन इसके साथ मैग्नीशियम भी जुड़ी है। यहाँ मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई? 2, इधर मैग्नीशियम 1, तो हम 2 से इसे कर देंगे गुणा। अब हमारी ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया, ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से संतुलित है। हमने जिस विधि का यहाँ पर उपयोग किया है उस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ये संतुलित है। यहाँ कैल्शियम की संख्या 1 है, कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2, इधर ऑक्सीजन देखो अंदर 1 है, बाहर 2 से गुणा हो रही है 2। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन अंदर 1 है, बाहर 2 से गुणा है, मतलब हाइड्रोजन कितनी है? 2। ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। अब इसके बाद में अगला उदाहरण लेते हैं, जल का निर्माण, यानी जल 2 गैसों से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। ये मिल गया हमारे को यहाँ पर जल। इसकी बात लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है, ये एक गैस है, ऑक्सीजन है, ये भी एक गैस है, और ये है लिक्विड, यानी पानी की अवस्था, यहाँ पर द्रवावस्था है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 सुन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, इसको 2 से करेंगे हम गुणा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा किया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 गुणा होकर 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसको हम करेंगे 2 से गुणा। यहाँ तक तो आती है इन उदाहरण की बात। ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, ये इसका इसके शॉर्ट है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, ये जो पहले वाली अभिक्रिया है इसको वापस एक बार देखिए। यहाँ पर उत्पाद के साथ साथ यहाँ पर उष्मा का निर्माण हो रहा है, यानी उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के साथ क्या बन रही है, क्या उत्पन्न हो रही है? उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम उष्मा सेवी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा सेवी रासायनिक अभिक्रिया, उष्मा सेवी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा भी
उत्पन्न होती है। उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इसे हम उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देना है उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया। ये रहा पहला उदाहरण इसका, ये आ गया उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया का पहला उदाहरण है। यहाँ उत्पाद है, इसके साथ साथ उष्मा उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरी है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ पर नाम आ रहा है प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस क्या होती है? ये होती है मेथेन, और मेथेन को कहते हैं हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसका सूत्र मेथेन, यानी मेथेन देखो मेथ प्लस ए, और जो मेथ है ये कार्बन, कार्बन की श्रृंखला एक होती है, एक नंबर पर आता है। तो मेथेन का सूत्र हो गया, इसके साथ एन जुड़ा है, यानी इसका बॉन्ड है एन। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन प्राकृतिक है तो मेथेन है, इसका सूत्र होता है CH4। जब इसका दहन किया जाता है, दहन का मतलब इसकी क्रिया किसे करेंगे हम? ऑक्सीजन से करेंगे। प्राकृतिक गैस का दहन, यानी जब मेथेन का दहन होता है, ये गैस है प्राकृतिक गैस मेथेन, इसका जब दहन होता है तब क्या बनता है? ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोकार्बन यौगिक। यहाँ कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोकार्बन यौगिक। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, यानी जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी। अगर ऐसे यौगिक अजय इनका दहन करें, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर उत्पाद बनेगा H2O प्लस CO2। इनके साथ साथ यहाँ पर उत्पन्न होगी उष्मा, यानी हाइड्रोकार्बन यौगिक है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का जब दहन करते हैं तब जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। ये गैस है तो इसका प्रतीक आ गया G, और ये भी गैस है तो इसका प्रतीक यानी भौतिक अवस्था G। ये पानी है लिक्विड, और ये है गैस। प्राकृतिक गैस का दहन भी एक उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसे कहते हैं हम संतुलित। कार्बन एक है, संख्या एक है, इधर भी कार्बनिक संख्या एक। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन देखो, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गए 4, तो हम इसको 2 से कर देंगे गुणा। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। CH4 प्राकृतिक गैस है, जब इसका दहन किया जाता है यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ हमें उष्मा प्राप्त हुई, यानी ये उत्पाद है, उत्पाद के साथ साथ हमें उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे कहते हैं उष्मा से भी, इसे कहते हैं उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। अगला है, हम हमारे फ्रूट होते हैं, सब्जी, इनके छिलके होते हैं, जब ये खराब हो जाते हैं तब हम इनको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में इनका होता है अपघटन। तो साग सब्जियों यानी ये है वनस्पति द्रव्य, तो यहाँ लिख रहा हूं साग सब्जियों का विघटन, विघटन भी एक साग सब्जियों का विघटन भी एक उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी यानी वनस्पति द्रव्य, ये क्या है? वनस्पति द्रव्य। अब इसके बाद में अगला जो चौथा उदाहरण है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है श्वसन। क्या श्वसन भी एक उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं? आइए देखते हैं। देखो श्वसन,
साउथर्न एक राशन एक उष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सावधान यानी जब हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें जीवित रहना है और हमें जीवित रहने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम करते हैं भोजन, यानी हम खाना खाते हैं। और जो हम खाना खाते हैं उसमें रोटी है, चपाती है, साग सब्जियां, ये जो भी है, हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट, उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट जाकर के जो कार्बोहाइड्रेट उनका होता है पाचन, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर विभाजित होते हैं और वहां से हमें प्राप्त होती है ग्लूकोज। यानी जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाता है। यहाँ पर इसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके टुकड़े होते हैं, टुकड़ों में विभाजित होते हैं। यहाँ से हमें प्राप्त होती है ग्लूकोज। और वो जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित, शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, इसका अध्ययन होता है हमारे शरीर में उपस्थित होता है। हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से ये क्रिया करते हैं, जो कोशिका में ऑक्सीजन होते हैं उससे क्रिया करते हैं। और क्रिया करने के बाद में क्या बनेगा? ये भी कार्बन है और हाइड्रोजन। तो यहाँ पक्का है कि यहाँ मिलेगा CO2 और CO2 के साथ मिलेगा हमें H2O और H2O के साथ हमें मिलेगी यहाँ पर ऊर्जा। जो ये ऊर्जा है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होती है और इसी ऊर्जा के कारण हम अन्य काम कर पाते हैं। तो यहाँ कार्बनिक संख्या 6 है, यहाँ कार्बन 1 है तो 6 से ये गुणा हो जाएगा। हाइड्रोजन 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 6 18 है तो इसको किसे गुणा करेंगे? हाँ, इसको 6 से गुणा करो। 6 दूनी 12, 12 6 18। ये क्या है? हाँ, ये है गैस। ये भी देखो, ये जो ग्लूकोज है ये अभी इसकी अवस्था है, हम लिखेंगे इसकी अवस्था AQ। क्या लिखेंगे? इसकी अवस्था हम AQ लिखेंगे। और जो ये ऑक्सीजन है ये हमारे रक्त में घुली होती है, यानी ये घुलनशील अवस्था में होती है तो इसकी अवस्था हम लिखेंगे AQ। इसकी अवस्था लिखेंगे हम AQ। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी घुलनशील अवस्था में होती है तो इसको लिखेंगे हम AQ से। और ये हमें यहाँ पर लिक्विड यानी जो जल प्राप्त होता है इसकी अवस्था लिखती है L और हमें यहाँ ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद में हमारे लिए ऊर्जा बनाएगा और इसी ऊर्जा के कारण हम, हमारा शरीर अनेक सारे कार्य कर पाता है। अब इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में हर साल बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो देख। हमने पहले लिया यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया हमने करा दी जल से, इसकी क्रिया हमने करा दी जल से। ये जब जल से क्रिया करता है तो यहाँ मिलता है हमें CaOH होल्ट वाई, में यहाँ पर मिलता है CaOH होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। दीवारों पर सफेदी, दीवारों पर सफेदी करने में प्रयुक्त, प्रयोग में लेते हैं। यानी
हमें दीवारों पर सफेदी करना है तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों के टाइम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, इसको जल के अंदर मिलाते हैं तो यहाँ हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसका उपयोग हम दीवारों पर सफेदी करने में इसका उपयोग इसको प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। जब हम इसको इसका लेप करते हैं दीवारों पर, इसको पोत देते हैं तो ये क्या करते हैं 2 से 3 दिन के अंतराल में, ये जब इसको हमने दीवारों पर सफेद कर ली तो ये क्या करेगा CaOH होल्डर, ये क्या करेगा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्रिया करेगा। वायुमंडल में जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ये क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद में ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O। ये क्या बनेगा CaCO3 प्लस से यहाँ ये जल का निर्माण करता है। कुछ दिन बाद जल यहाँ से उड़ जाता है और 2 से 3 दिन के बाद जो दीवारें होते हैं उनमें एकदम चमक का, जो सफेद चमक आती है, वो चमक किसके कारण आती है, वो आती है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं संगमरमर। इसे क्या कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए जिसे हम विलयन का इस्तेमाल करते हैं वो मूल रूप से किस पदार्थ से मिलकर बना है, तो वो बना है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराते हैं, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। इसको हम दीवारों पर पोत देते हैं यानी इसका पेंट कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद में 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है, जिसके कारण दीवारों में बिल्कुल चमक आ जाती है। और इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, शादी विवाह या कोई त्योहार आता है हमारे घरों में या बाहर जहाँ भी छोटे मंदिर होते हैं वहां हम कली कर देते हैं या पुट्टी कर देते हैं, समझो कली करते हैं। कली करने के थोड़ी कुछ दिनों बाद में बिल्कुल वो चमकनी दीवार है वो चमकने लग जाती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमा होने के कारण ही बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब